आज के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र का आरंभ एम्पावर्ड विमेन, सशक्त महिलाओं के संबंध में हम विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे एक बहुत ही जाने माने शायर की पंक्तियां याद आ रही है इन बहनों को देख करके। किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। घर का बंटवारा हो रहा था तो शायर लिखते हैं घर के बंटवारे के टाइम पे किसी को क्या मिला भाइयों के बंटवारे में, तो लिखते हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ कहते ही गला भर जाता है। ममत्व, वात्सल्य, प्रेम से भरा हुआ एक झरना हमारे सामने आ जाता है। लेकिन वो माँ बनने से पहले एक महिला, एक स्त्री, एक युवती, एक किशोरी, एक बालिका, एक बच्ची जन्म लेती है। उसके माँ बनने तक का सफर बिना सशक्तिकरण के नहीं हो सकता है, बिना पावर के नहीं हो सकता है। इसलिए आज के इस सत्र का आरंभ करते हैं और एक और पंक्ति मैं कह दूं और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आज के मॉडरेटर जी से कि वे चर्चा का आरंभ करें। रोशनी सिर्फ चिरागों से नहीं होती, रोशनी सिर्फ चिरागों से नहीं होती। सुबुही जी, जिन घरों में बेटियां हैं वहां भी उजाले हैं। आइए आरंभ करें एम्पावर्ड वुमेन। मित्रा जी, आपके हवाले हमारी बहनें। मैं भी बहन ही हूँ। तो देखिए, आज हम एक सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ आप जर्मनी में लॉ है कि मैं खुद अपने आप को एक महिला आइडेंटिफाई करूं, मेरे को एक औरत के टॉयलेट में दिया जाने के लिए परमिशन है, और 6 महीने बाद मैं फिर से अपने आप को या तो मर्द डिक्लेयर कर सकूं, या कंगारू डिक्लेयर कर सकूं, या भालू डिक्लेयर कर सकूं। एक नया अमेरिका में कैटेगरी आया है फरी, जिसका है कि अगर मैं अपने आप को फरी यानी कि मैं अपने आप को बिल्ली या कुत्ता मानता हूं, तो हर स्कूल में जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें थोड़ा रेत रखना चाहिए ताकि मैं बिल्ली की तरह जो करना है कर सकूं। तो जब इतना, और आपको सब पता है कि वेस्ट हमारे से इतना आगे है, वेस्ट हमारा गुरु है, हर चीज में हमको सब सिखाता है। ये जो कैमरा देख रहे हैं, ये लाइट देख रहे हैं, ये स्क्रीन देख रहे हैं, सब वेस्ट का इन्वेंशन है। तो मैं बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आप सबको बहुत जल्दी से प्लीज, क्योंकि देखिए सब पिछले सेशन के झगड़ा के लिए पूरा ऑडिटोरियम भर गया था, पर ये समन्वय वाला जो सेशन है इसमें कोई भी आया नहीं है। बट जस्ट टू बी वेरी क्विक, आप सब मेरे को ये 2 चीजें डिफाइन करके दीजिए जल्दी जल्दी से। एक, आपके दिमाग में एम्पावर्ड क्या है, और दूसरा आपके दिमाग में औरत क्या होता है। हेलो, करो शुरुआत। पहले तो मैं अपने आप को औरत आइडेंटिफाई नहीं करती बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीमली डेरोगेटरी टर्म। अगर आपको एम्पावरमेंट की बात भी करनी है तो प्लीज स्टॉप रिफरिंग टू विमेन एज औरत। इफ यू डोंट बिलीव मी, गूगल द रूट्स ऑफ द वर्ड औरत। मुझे स्त्री कहिए, महिला कहिए, शक्ति कहिए, नारी कहिए, कुछ भी कहिए, but please do not call me औरत. And if any of the women in this auditorium have some self-respect, then please do not allow yourself also to be referred to as औरत. What was your next question? अरे वुमन का तो डेफिनेशन दीजिए, एम्पावर्ड वुमेन है। पहले वुमन का डेफिनेशन। You know, I believe in basically anybody who has the double X chromosome is a woman. I'm a very, very traditional orthodox person in that sense. ठीक। So अभी का जो ये you can be a woman, you can be a man, you can be a man who considers himself a woman, you can be a woman who considers herself a man, you can be in between or whatever, ये सब मुझे समझ में नहीं आता। जो मेरी अल्प बुद्धि को समझ में आता है तो ये है कि मैं स्त्री हूँ, मैं शक्ति हूँ, और इसलिए मैं, क्योंकि मैं शक्ति हूँ, मैं एम्पावर्ड हूँ ही, मुझे किसी और को जरूरत नहीं है एम्पावर्ड बनाने की। ठीक। So you don't need external validation.
Please go ahead. हेलो बहन. ओह या નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સબકા આભાર માનતી હું. હું તમારા બધાનો આભાર માનું છું કે તમે આજે મને અહીંયા આમંત્રિત કર્યો અને બધાને જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અને સો અભિજીતજીએ સરસ સવાલ પૂછ્યો છે એમ્પાવર્ડ વિમેન, અને ગઈકાલે જ મેં એમની સાથે વાત કરી કે ભાઈ વિમેન. ओह सो सॉरी, आई वेंट नेचुरल. मैंने कल ही उनसे बात की, वार्तालाप की कि एम्पावर्ड विमेन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज एम्पावर्ड और विमेन दोनों एक ही वर्ड है ना. स्त्री शक्ति, मैं अर्धनारीश्वर के लैंड से आ रही हूँ, तो स्त्री तो शक्ति है. मेरे घर में मुझे देवी बोलते हैं, तो एम्पावर्ड करने के लिए. एम्पावर्ड हर वो इंसान है जो अपनी बात बेझिझक रख सकता है दूसरे इंसान के सामने, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखता है और अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी सकता है, चाहे जैसे भी हो, वो चाहे आदमी हो या औरत हो. मैं एम्पावरमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि एम्पावर्ड सिर्फ वो इंसान नहीं है जो अपने अधिकारों का ज्ञान रखे, बल्कि वो इंसान है जो अपने उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ज्ञान रखे. तो मेरे लिए एम्पावरमेंट मीन्स राइट्स गोइंग अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और जहाँ तक एक महिला कौन है, उस पर मैं आई थिंक शेफाली जी का बिल्कुल समर्थन करती हूँ. मुझे लगता है कि चाहे आप जो एक नेचर है उसको कितना भी बदलने की कोशिश कर लीजिए, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेंस है ऐसे लोगों की जो शायद पुरुष की तरह जन्मे हैं और महिला महसूस करते हैं. बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत तरह के हमारे प्राणी हैं हमारी इस दुनिया में, लेकिन एक महिला वो है जो एक जन्म दे सकती है. और मेरे ख्याल से हमेशा से यही समझते आए हैं हम लोग, और मेरे लिए भी वही एक महिला है जो एक जन्म देने का. पर अगर एक महिला वो है जिनका XX क्रोमोसोम है, जैसे शेफाली ने बोला, बट शी कांट बिकम प्रेग्नेंट, तो वो महिला नहीं है? नहीं, आई थिंक वो मेरे ख्याल से एक बायोलॉजिकल और या फिर एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो फिर भी महिला ही है. तो बर्थ इज नॉट द क्राइटेरिया देन, राइट? सुबुही जी, एम्पावर्ड एंड विमेन. आपको मैं एक्चुअली साधुवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना सुंदर और हार्ड हिटिंग क्वेश्चन किया है, क्योंकि अधिकतर समस्याएं समाज में इसी कारण होती हैं कि हम परिभाषाएं नहीं समझते हैं. तो दिस इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम दैट वी रीडिफाइन फ्यू वर्ड्स. मेरे लिए एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण को अगर आप कहें तो वो केवल और केवल एक है. आई बिलीव इन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट. मेरी नज़र में एम्पावर्ड वही है जो अपने आप को शरीर ना मानता हो, आत्मा मानता हो. मेरी नज़र में वो एम्पावर्ड है जो भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय या किसी लिंग से ना बंधा हो, जो ये मानता हो कि हम एक एनर्जी हैं, एक ऊर्जा हैं, जो बहुत थोड़े समय के लिए इस शरीर में, इस दुनिया में, यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं. दैट पर्सन, बी इट अ मैन और अ वुमन और एनी जेंडर फॉर दैट मैटर, इज द रियल एम्पावर्ड पर्सन इन माई ओपिनियन. लवली. अब इसमें मैं 3 चीजें कंबाइन करना चाहता हूँ. सॉरी, वो विमेन का मैं बोलना भूल गई थी जी. नारी मेरी नजर में क्या है? देखिए, भारतीय दर्शन में हमें बताया जाता है कि जो चेतना, कॉन्शियसनेस, जब वो अव्यक्त होती है, निर्गुण, निराकार, निर्विचार होती है, अव्यक्त होती है, तब वो शिव होती है. जब वो व्यक्त हो जाती है तब वो आदि शक्ति होती है. यानी कि फेमिनिन वो तब होती है जब वो व्यक्त हो जाती है. इवन ब्रह्म, विष्णु, महेश का रूप धर के आदि शक्ति ही संसार का सृजन, पालन और संहार करती हैं.
तो मेरी नजर में नारी वो है जो सृजन कर सकती है, पालन कर सकती है और संहार कर सकती है. दैट एनर्जी इज नारी और फेमिनिन एनर्जी. अब यू नो शेफाली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट किया कि XX क्रोमोसोम. नाउ फिजिकली द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड वुमन इज फिजिकल स्ट्रेंथ. ठीक, तो जब हम देखेंगे कि एग्रेरियन सोसाइटी में ये डिवीजन काफ़ी बढ़ता है, जहाँ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है. मैकेनाइजेशन जब आ जाता है, बस एक बटन दबाओ, फीमेल क्रेन ऑपरेटर भी वही होता है, मर्द क्रेन ऑपरेटर भी होता है, क्योंकि क्रेन इज जेंडर न्यूट्रल. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक काइंड ऑफ इक्वालिटी आता है, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट यू रेज्ड, which is financial freedom. Why don't you explain कि आपने जो आर्थिक स्वाधीनता देखा है औरतों में, प्रैक्टिकल में मैं सुबह जी आपसे मानता हूँ कि स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, बट हम टैंजिबल जिंदगी में जी रहे हैं और इधर टैंजिबिलिटीज हैं कि औरतें फिजिकली वीकर हैं, फाइनेंशियली उस वजह से जितना बैकवर्ड इकोनॉमी होता है उसमें ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड, बिकॉज इन व्हाट वे डज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट address, you know, how do you see it? Because we've seen completely esoteric definitions of empowerment. मैं हिंदी में ये शब्द जानता नहीं हूँ, तो मैं अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ, और इधर tangibility है. तो आप और आपने भी एक काफ़ी एक किस्म से एक esoteric जवाब ही दिया. अब देखिए, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि पुस्तक और ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस होता है. तो आप मेरे को tangible अब बताइए कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट क्या होता है. आप एज आई अंडरस्टैंड आप मुझे ये पूछ रहे हैं फाइनेंशियल एम्पावरमेंट क्या होता है या क्यों ज़रूरी होता है, और क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि और इसमें क्योंकि आपने बोला कि आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, बट विदाउट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आप एम्पावर्ड नहीं हो सकती है. ज़रूरी नहीं तो है. इसमें एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है कि कई सारे पैनलिस्ट ने ये पॉइंट किया है कि मैं नारी हूँ इसीलिए मैं एम्पावर्ड हूँ, पर कई जगह पे नारी फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है, तो टेक्निकली इट मींस नथिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली एम्पावर्ड, राइट. आपने एक अच्छा सेंटेंस बोला, वो बोला था आपने कि नारी वीकर है फिजिकली, एक्सेप्टेड फैक्ट, राइट. और उसको आपने थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के साथ ज्वाइन किया. आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आज की सबसे हाईली पेड जॉब्स में फिजिकल एक्टिविटी इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. आज की सबसे हाईली पेड जॉब्स जो हैं और हाईली पेड प्रोफेशंस जो हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो आई डोंट थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एम्पावरमेंट हैज़ सच अ हाई कोरिलेशन with physical weakness, and that's where I think I'll stop there. Why is financial independence and empowerment important? Financial independence, स्वतंत्रता क्यों important है नारी के लिए? एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, एंड ये मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है, कि जब भी लोग समझते हैं कि मैं फाइनेंशियली करियर में काफ़ी उत्कृष्ट लेवल पे पहुँच गई हूँ, मैं फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो लोग ऐसे मान लेते हैं कि मेरी परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जो मेरा लगाव है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि ये तो आज की नारी है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड है. तो प्लीज़ ये मैं सबके दिमाग से निकालना चाहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी ज़रा भी नहीं है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या एम्पावर्ड वुमेन जो दुनिया घूमती है वो देश, परिवार और धर्म के लिए कम सोचती है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. हैविंग सेड दैट, ये बोलने के बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एम्पावरमेंट या आपकी एक ऐसी एबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में कई समस्याएं आती हैं और आई थिंक नारी में इतनी शक्ति होती है. मेरी NGO के द्वारा मैंने काफ़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, अबाउट 37,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मेरी एक स्टार्टअप के द्वारा साउथ इंडिया में करे हैं, एंड मैंने ग्राउंड लेवल का मैंने एक्सपीरियंस लिया है. विमेन को क्या करनी, एक राह दिखाने की ज़रूरत होती है. शक्ति तो उनमें विदिन से होती है, और जब देश को या राष्ट्र को या धर्म को या इवन परिवार को ज़रूरत पड़ी है
तो नारियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके एम्पावर होके आगे आई है. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन टू हैव द एबिलिटी. इट्स ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है वो परिवार का अपना जो कर्तव्य है छोड़ के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट या एम्पावरमेंट के प्रति दौड़े, ठीक है, बट ये एक ऑप्शन है उनके पास और हर नारी के पास ये ऑप्शन होना चाहिए. हर नारी के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब जब ज़रूरत राष्ट्र, धर्म या परिवार को पड़े तब उनके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके और अपने राष्ट्र, धर्म और परिवार को संभाल सके. अब यही कॉन्ट्रडिक्शन दीपिका जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि यू वर्क ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ मेंस राइट्स, और हम क्या देख रहे हैं कि जो जाइनोसेंट्रिक लॉज हैं, सॉरी जाइनोसेंट्रिक को हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री, हाँ, स्त्री केंद्रित जो न्याय बनते हैं, एक किस वो पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस को उल्टा पुल्टा कर देती है. नॉर्मली एक बंदा निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसको एक न्यायालय उसको कन्विक्ट नहीं करता है, पर जो न्याय केंद्रित, स्त्री केंद्रित जो न्याय हैं उनके दृष्टिकोण में जो पुरुष है वो गिल्टी है जब तक उसको निर्दोष ना साबित किया जाए. इसमें बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक किस्म से सबने बोला है कि मैं स्त्री हूँ, एम्पावर्ड हूँ, पर अगर आप एम्पावर्ड हैं तो क्यों एक स्त्री केंद्रित न्याय इतने सारे बनाए जाते हैं? अभिजीत, मैं आपके सवाल का दो चीज़ें बोलना चाहूँगी. सबसे पहले तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी, थोड़े दिनों पहले नीना गुप्ता हैं, वो आजकल काफ़ी फेमस हैं, पॉपुलर हैं, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की एक मूर्ति हैं. उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, उसके बाद वो यहाँ पर हैं जहाँ पे उन्होंने अपने एक रीसेंट पॉडकास्ट में कहा था कि ये जो फेमिनिज्म है जो कहता है कि औरतों को आदमियों की ज़रूरत नहीं है, उस फेमिनिज्म से मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती हूँ. औरतों को आदमियों की ज़रूरत होती है, लेकिन महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ. हम जितनी भी सोसाइटीज़ देख लें, अभी मैं हाल ही में अपनी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने के लिए ताइवान गई थी, आप महिलाओं को उतनी ही मेहनत से काम करते हुए देखेंगे, हर स्पेसेस में देखेंगे. वो ये नहीं कि नाइट शिफ्ट कर रही हैं तो नहीं आएंगी, या बहुत ज़्यादा हार्डकोर फिजिकल वर्क नहीं, एवरीवेयर यू वुड सी वुमेन. ताइवान की छोड़िए, हमारे नॉर्थ ईस्ट में आप जाके देखिए, हर जगह पे औरतें हैं, हर तरह का काम करती हैं, उतनी ही मेहनत से और हार्ड वर्क करती हैं जितना आदमी करते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये कि इक्वालिटी जो है वो इन रियल टर्म्स सारे के सारे जो ये पैरामीटर्स हैं उनको मुझे लगता है डिसॉल्व करती है. एक इक्वल सोसाइटी में महिला भी उतना ही हार्ड वर्क करती है जितना पुरुष करता है, और उस एवज में महिलाओं को किसी भी स्पेशल प्रिविलेजेस की मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. एक और चीज़, जितनी भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे महिलाएं हर जगह पे हैं, वो हमेशा आप देखेंगे ज़्यादा सेफ सोसाइटीज़ होंगी और ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ होंगी. तो ये चीज़ मैं हालांकि मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन समाज में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब महिलाओं को आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, अपनी आवाज़ और अपनी हार्डवर्क या फिर मेहनत को आगे लाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो समाज बेहतर समाज होता है. नाउ कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ जो हमारे स्त्री केंद्रित कानून हैं, और उसमें फिनेंशियल इंडिपेंडेंस से खासकर जो मैं बात बोलूँ अभिजीत, वो ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स आज के समाज पे मैं बहुत सारी महिलाओं में देखती हूँ. आप नौकरी कर रही हैं, आप कमा रही हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड कहती हैं, लेकिन अगर आपकी शादी टूट जाती है तो फिर आप वहीं कोर्ट में जाके एलिमनी और मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं. इतने सारे आज के समय पे केसेस हैं जहाँ पे अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं सिर्फ इस चीज़ के लिए, रिवेंज लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि उनको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. और ये जो मेंटेनेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जितने भी चीज़ें, इनफैक्ट जो कानून है, मैं बहुत ही कैटेगोरिकली हमेशा ये बोलती हूँ अभिजीत कि समाज में महिलाओं के कानूनों की ज़रूरत है. उनके साथ वायलेंस होती है, उनके साथ बहुत जेंडर स्पेसिफिक अग्रेशंस होती हैं, और उस चीज़ के लिए कानूनों की ज़रूरत है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम आज के टाइम पे इस तरह से काम कर रहा है कि महिला कभी गलत नहीं हो सकती. अगर महिला और पुरुष के बीच में कोई विवाद है तो पुरुष हमेशा अग्रेसर होगा और महिला हमेशा विक्टिम होगी. दैट इज़ वेयर वी आर गॉन
वी हैव गॉन कम्प्लीटली रॉन्ग। जैसे जैसे इक्वालिटी और हम लोग पूरी वुमेन स्टैंडिंग शोल्डर टू मेन की बात कर रहे हैं, तो क्राइम भी एक ह्यूमैनिटी का पार्ट है और महिलाएं भी क्राइम को उतना ही अडॉप्ट और अपनी बिहेवियर में ला रही जितना आदमियों ने किया है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और एड्रेस करने की इनको ज़रूरत है। खासकर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पे मैं दोबारा वापस आ जाती हूँ। मेरा मैसेज महिलाओं को यही होगा कि अगर आप अपने आप को एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट कहती हैं तो किसी भी पुरुष के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी हर तरीके से ख़त्म कीजिए, ना ही सिर्फ अपनी बातों में बट मेंटली भी। हमेशा ये सोचना छोड़ दीजिए कि कोई पुरुष है जो आपकी इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, बिल्कुल, आप खुद अपनी चॉइसेस लेती हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं। विच ब्रिंग्स मी टू शेफाली। शेफाली जी, आपने दोनों को सुना, सो आई वांट टू आस्क यू, ये जो नारी केंद्रित लॉज हैं, जाइनोसेंट्रिक लॉज हैं, आप क्या मानती हैं कि इसके वजह से वोट मिलता है? इज इट अ सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ माइनॉरिटी वोट बिहेवियर विच गेट्स वोट्स, और वो एक किस्म से भी एक एम्पावरमेंट है कि वो एक किस्म से एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक लॉबिंग का पॉलिटिकल एजेंडा पुश कर पाते हैं, इन विच केस वो भी एक एम्पावरमेंट है ना? See, I have heard both the panelists, and I do believe that the laws when they were created, जो स्त्री केंद्रित जो कानून बने थे तो कुछ सोच के ही बने थे। तब जरूरत थी भी, अभी भी है। बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जहाँ स्त्री को बहुत क्या कहते हैं उसको ऑप्रेस्ड रखा जाता है अभी भी, तो उनके लिए ऐसे कानून चाहिए। प्रॉब्लम जहां आती है जब सो कॉल्ड एम्पावर्ड विमेन जो अर्बन सेटिंग में है, जिनको एजुकेशन मिला है, जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, वो इन कानूनों का गलत यूज करती हैं, गलत उपयोग करती हैं, केवल अपने रिवेंज के लिए, केवल अपनी वेंडेटा के लिए। सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द मिसयूज ऑफ द लॉ, not so much of the law and of the intent behind it. I am not questioning the intent behind it. The intent behind it was good. Now I will come to your previous question, which I want to add to about financial independence. I believe that financial independence is a necessary condition for empowerment, but it is not the sufficient condition. There are other conditions as well. इसलिए मुझे जब मोदी जी कहते हैं, वो कभी भी विमेन्स एम्पावरमेंट नहीं बोलते, वो बोलते हैं विमेन लेड एम्पावरमेंट। तो ये जो विमेन लेड वाला जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं स्त्री शक्तिकरण की, क्योंकि मैं सच में मानती हूँ कि स्त्री शक्ति है, लेकिन ऐसी बहुत सी नारियां इस देश में हैं अभी भी जिनको अपनी ही शक्ति का एहसास नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो उसके लिए उनको जो अवसर मिलना चाहिए, उस अवसर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता सकती हूँ, एक वो मेरे लिए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड अर्न. It can be your choice also to look after the house. I have seen so many people of my mother's generation जिन्होंने कभी घर से बाहर उठ के काम नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं कमाए, बट वो तय करती थी उनके फैमिली की जो आमदनी थी उसको कैसे खर्च करना, उसको कैसे प्रायोरिटी देना, वो तय करती थी. दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. इट डजंट हैव टू बी दैट एवरीबडी हैज टू गो आउट एंड गेट अ जॉब और start a business or whatever. That is everybody's choice, and that choice is very important कि स्त्री को वो अधिकार मिलना चाहिए तय करने का. पुरुष को भी मिलना चाहिए, स्त्री को ही नहीं मिलना चाहिए कि उसको नौकरी करनी है या नहीं करनी है, लेकिन उसके पैसे पे उसका अधिकार होना चाहिए या पूरे कुटुंब के पैसे पे उसको भी हक होना चाहिए ये डिसाइड करने का कि ये पैसे कैसे स्पेंड किए जाते हैं. मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बस 2 मिनट का. ये मुझे कनक सभापति जी ने बताया था. वो जब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति थे जिन्होंने बी फार्म किया था और किसी फार्मेसी में वो नौकरी कर रहे थे, छोटी मोटी नौकरी, एकदम साधारण परिस्थिति थी उनकी. और उसी गांव के पास एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी विच वॉज इन वेरी बैड डेज एंड दोज ओनर्स वांटेड टू सेल इट. और जब वो बेच रहे थे तो उनको जरूरी था कि किसी के पास बी फार्म की डिग्री हो.
इसलिए दे फाउंड आउट कि इस गांव में बस एक ही आदमी है जिसके पास वो डिग्री है, तो उस आदमी के पास वो आए और बोले कि हमको ये फैक्ट्री बेचनी है, आप इतने पैसे दे दो, आप ले सकते हो। तो उसने बोला उनको कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं नहीं ले सकता। So his wife, who was a simple homemaker, she was listening to this conversation, so she came out, she folded her hands and she told those guys, हम इसके बारे में विचार करते हैं, आप प्लीज 2 दिन बाद आ जाइएगा, very sweetly. And those guys went. Then she went in and she took out all her jewelry and told her husband, this is an opportunity that comes once in a lifetime, please take it. Don't say that you don't have money, I'm giving you every jewelry I have except for this tali which I'm keeping, but I'm giving you everything else, you take this opportunity. So the husband asked her, but why did you ask him to come after 2 days? So she said, that is my way of showing you respect. I didn't want to disagree with you publicly, कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों में ही मतभेद है, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप 2 दिन में आ जाइए. I knew that I would be able to convince you. And then she obviously convinced the husband sold the jewelry, he bought that factory, and then he went on to become one of the biggest entrepreneurs of that region in South Tamil Nadu. And even today, in whatever function that he goes, he basically credits the entire empire to his wife, and his wife has full control over all the finances. This is also financial independence. हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की व्याख्या हमने बहुत छोटी की है, लेकिन वो बहुत बड़ी है. Subhuji, I'll just come to you in a minute because Drumiji has to leave shortly in about 5 minutes. But I wanted to bring you back to the जो gynocentric laws का जो abuse होता है, जो दीपिका जी ने बात किया और शेफाली जी ने भी बात किया. आप बहुत फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर चुके हैं. आप एक किस्म से उनका सीडिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पूरा लाइफ साइकिल देखते हैं. आपके एक्सपीरियंस में कितने प्रोपोर्शनलाइज दिस कि जो बैचेस आपने ट्रेन किए हैं उनमें कितने में आपने जेन्युइन ऑपरेशन देखा है और जेन्युइन इग्नोरेंस देखा है? बिकॉज समटाइम्स इग्नोरेंस कैन ऑल्सो बी अ कॉज कि वो ये नहीं है. और कितना आपने इन जाइनोसेंट्रिक लॉज का नीड देखा है? सो अब्यूज, use and ignorance. Good question there. So I completely concur, Deepika. I've always been a big fan, and Shefali ji as well. I completely concur on women-led development. I always think whenever I go into villages, मैं जब भी गाँव में जाती हूँ तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि भारतवर्ष जो अभी 5th largest economy and we are on track कि अभी 3rd largest बन जाएंगे, तो एक नार्यस्तु राष्ट्रस्य Sure. So, women are the future of the nation. And I really, really firmly believe it because I think grassroots level, Northeast से लेके, लद्दाख से लेके, even South India में, मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ, NGO के काम के लिए या even entrepreneurship बढ़ाने के लिए, मुझे इतना पैशन, जो पैशन कहते हैं ना, जो एक डेवलपमेंट के ओर जाने वाला जो पैशन है. हाँ, इग्नोरेंस बहुत है, उनके राइट्स के बारे में इग्नोरेंस है. लिटरली स्मॉल लिटिल फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको कहते हैं, उसमें भी काफ़ी इग्नोरेंस है. हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो एक और सत्र हो सकता है, बट 10वीं 12वीं पास जो विमेन है उनमें भी काफ़ी इग्नोरेंस है ऑन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. सो पहला तो हमारा काम रहता है कि एक उनको अपनी राइट्स, बेनिफिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में समझाएं. जैसे दीपिका जी ने बोला विथ राइट्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक बार उनको अपनी शक्ति के बारे में एहसास हो जाता है कि ये भारतवर्ष की एक नारी हूँ और यहाँ पे मुझे ये सारी राइट्स और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और इस तरह से मैं एक व्यवसाय का सींचन कर सकती. ये पशुपालन हो सकता है, या तो एक रिटेल स्टोर बना सकती हैं, या तो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्कीम्स है, वुमेन स्कीम्स जो भारत सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाई है. तो आई थिंक ये लोग इतनी जल्दी लैच ऑन कर लेते हैं. इनका जो लर्निंग कर्व है फ्रॉम राइट्स टू एम्पावरमेंट बहुत ही छोटा रहता है, क्योंकि इंट्रिंसिकली इनमें इतना पैशन है ग्रोथ के लिए. एंड जब इनको मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का,
या तो अपने कार्यस्थल जो है वहाँ पे कुछ अच्छा कर जाने का। तो आई थिंक मैंने विमेन लीडरशिप पे मैं शायद एक किताब लिख सकती हूँ, वो भी ग्रास रूट लेवल विमेन लीडरशिप पे, जो मैंने प्रोबेबली बोर्ड रूम्स वेस्ट के में भी नहीं देखी है इतनी लीडरशिप। क्योंकि जो वेस्ट के बोर्ड रूम्स हैं वहाँ पे एंटाइटलमेंट ज़्यादा होता है बीइंग अ वुमेन, और एम्पावरमेंट कम होता है। यहाँ पे बिकॉज ये जो हमारी महिलाएं हैं ये सीख के ऊपर आना चाहती हैं, तो इनमें मेहनत भी है, इनमें पैशन भी है, और इनमें ग्रोथ के लिए एक क्या कहते हैं लगन भी है। तो इस पे तो एक आई थिंक ग्रास रूट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, जैसे आप बता रही थी, आपने बहुत ही सुंदर आपने एक एग्जाम्पल दिया। इस पे हम काफ़ी लंबा चर्चा कर सकते हैं, वी कैन गिव एग्जाम्पल्स एज वेल, बट आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, आपने नहीं किया, क्योंकि मैं पूछ रहा था इसमें आपके एक्सपीरियंस में क्या परसेंटेज आपने यूज, अब्यूज और इग्नोरेंस देखा है रफली? आई थिंक इग्नोरेंस ऑफ अपनी अंदर की शक्ति के बारे में, आई थिंक आई वुडंट सी, डिपेंड्स फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड क्लास टू क्लास, एज आई सेड, रूरल टू अर्बन। अब्यूज़ मैंने बहुत कम देखा है दीपिका, बिकॉज वो ये मेरा क्षेत्र नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में एग्जैक्टली, सो मैं डोमेस्टिक और सिविल लॉ में तो डील नहीं करती हूँ, बट मेरी दीपिका के साथ काफ़ी वार्ता, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, और मैं काफ़ी सहमत हूँ कि मैन विक्टिम और विमेन विक्टिम और मैन ऑपरेसर, ये बहुत ही गलत है। Ignorance, I would say it's about 40 to 50% in rural areas, and I'm very surprised also in urban areas. Women take a easier route. I've seen a lot of Gen X and millennial women who want to take an easier route. In spite of being qualified, they want to go through this divorce and maintenance route, and it's a little shameful. I'm actually against maintenance after divorce if the woman can earn, but that's a separate topic there. So ignorance, I would say 40 to 50% in rural areas, and urban areas, I'm ashamed to say it's still 20% or 30%, even with educated women. And abuse, as I said, I have not really seen it much. Sure. Really a question, but if I could understand, Abhijit, a part of your question was also कि ये जो एक टैग लगा दिया आदमियों के ऊपर ऑपरेसर का, अगर आप रूरल एरियाज या जो भी आपका एक्सपीरियंस है ध्रुमी, आर मेन रियली इवन नाउ वेरी कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमेशा मतलब ऑपरेस करना? कितनी ऑपरेशन आपने देखी है? हाउ मच ऑपरेशन हैव यू सीन? मैंने ये काम चालू किया था लिटरली ग्राउंड लेवल का काम 7 साल पहले, ठीक है। उससे पहले मैं अपना करियर बना रही थी। 7 साल पहले मैंने जब ये काम चालू किया था, कंपेयर टू नाउ मैंने काफ़ी चेंज देखा है ग्राउंड लेवल पे। जो मेन जो हैं, देर आर सर्टन कम्युनिटीज़ जिनकी एक बिलीफ सिस्टम होती है, बट आई थिंक विमेन, मैं बता रही हूँ, इतनी पैशन के साथ एडवोकेट कर सकती है बेनिफिट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के, कि काफ़ी हद तक ये दीवारें नीचे गिर रही है। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी जो हमने बोला फ्रीडम टू चूज़, ये काफ़ी लिमिटेड है, इसमें भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एंड अभी भी कहीं कम्युनिटीज़, कहीं रीजन्स में ये फ्रीडम टू चूज़ विमेन को नहीं दिया जाता। तो देर आर एरियाज वेयर जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, और देर आर एरियाज जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। लवली। सुबुही जी, आई वांटेड टू कम टू यू, क्योंकि आपने बहुत प्रोमिनेंटली बोला था कि यू बिलीव इन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। टेल मी प्रैक्टिकली आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हमारे इधर, जैसे हमने अभी बात किया है, काफ़ी सारा फाइनेंशियल लूप होल्स हैं, एजेंसी, वुमेन्स एजेंसी का लूप होल है। आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट वुमेन्स पावर ऑफ एजेंसी को कैसे कहेंगे हिंदी में, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। अतिकरण, हाँ ठीक, ओके, जो है, आप इसको ब्रिज कैसे करेंगे? Because spiritual is fantastic in एक एरिया में, पर हर चीज़ तो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। गुजरात, जहाँ मैं दिल्ली से आता हूँ, सबको गवर्नमेंट जॉब का ये होता है। गुजरात में कोई गवर्नमेंट जॉब देखेगा ही नहीं, इधर IAS में भी कोई भर्ती नहीं होता है, सब इधर धंधों करते हैं। तो इधर आप एक प्रैक्टिकल स्टेट में
Where do you see the balance between spirituality, spiritual empowerment and tangible empowerment? अभिजीत, सबसे पहले तो मैं ये बार बार रिआइट्रेट करती हूँ, इस मंच के माध्यम से भी करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हम ये गलत सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कोई एक सेपरेट फील्ड है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अध्यात्म, ये समझना पड़ेगा कि अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी एक सब जगह फैला हुआ एक ऐसा सत्य है जिसके अंदर इतनी समंजसता है कि वो हर विषय को, हर वर्ग को, हर देश को, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर समाता है। कहीं ना कहीं हम लोग मानवता, स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं, इसी कारण हमें ये डिबेट्स करनी पड़ रही है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ एक अम्ब्रेला एक की तरह एक टर्म कह देने से नहीं होता है। उसके मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ कि जब हम इन टोटलिटी चीजों को नहीं सोचते हैं और खंडित मानसिकता से सोचते हैं तो कैसे नुकसान होते हैं। जैसे एक थ्योरी में ही लोचा है, एक लोकल एक स्लैंग बोलूंगी, ये जो विक्टिम एंड ऑपरेसर की जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी ही गलत है। थ्योरी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से होती है राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत, ये थ्योरी होनी चाहिए। ऑपरेसर और विक्टिम की थ्योरी नहीं होनी चाहिए। कहीं पुरुष सही हो सकता है, कहीं महिला भी सही हो सकती है, कहीं पुरुष गलत हो सकता है, कहीं महिला भी गलत हो सकती है। जब हम स्टीरियोटिपिकल इमेज में बांध देते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, वहीं से प्रॉब्लम या विकृति शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिंग का हमने अभी हम बात ही कर रहे थे कि एक समय था जब महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, शादी होके उनको दहेज के लिए जला दिया जाता था। उस वक्त इन कानूनों की जरूरत थी, तो लेकिन क्योंकि वो कानून एक विक्टिम ऑपरेसर वाली थ्योरी पे बने थे, तो वो इतना ज्यादा विमेन सेंट्रिक हो गए कि वो कानून जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, आज पुरुषों के अब्यूज करने के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। वन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जाति का दे देती हूं। एक समय था कि भारत में कुछ जातियों के साथ कुछ स्पेसिफिक गलत मानसिकता के लोग गलत व्यवहार कर रहे थे। उस समय इस तरह की, जब हमारा संविधान बना, ये तय हुआ कि भाई कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको शिक्षा में उतनी जगह नहीं मिल पा रही है, समाज में उतनी जगह नहीं मिल पा रही है, तो थोड़े समय के लिए उनको रिजर्व कर देते हैं कि उनको कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेजेस मिलने चाहिए ताकि वो भी कंधे से कंधा मिला के भारत के दूसरे बच्चों के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन विक्टिम ऑफ ऑपरेसर की थ्योरी वहां पे भी लगा दी गई और वो रिजर्वेशन आज भी चल रहा है जाति के आधार पर। अब होता है कि काबिल जनरल बच्चे खड़े रह जाते हैं और आर्थिक आधार पे मजबूत किसी ऐसे वर्ग के बच्चे जिनको जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है वो सीट ले जाते हैं। कोई गरीब बच्चा जनरल कैटेगरी का हो तो उसको सीट नहीं मिलती है, और एक अमीर बच्चा अगर SC ST का हो तो उसको सीट मिल जाती है। तो ये यहां पे गलती हुई क्योंकि हमने इसको भी विक्टिम और ऑपरेसर की थ्योरी में जातियों को स्टीरियोटिपिकल इमेज में बांध दिया। तीसरा उदाहरण देती हूं, माइनॉरिटी। जिस वक्त हमारे देश का विभाजन हुआ उस समय की, हालांकि भारत का ऐसा इतिहास नहीं है कि कभी भी किसी के साथ कोई अब्यूज होता हो, लेकिन फिर भी मुस्लिम क्योंकि भारत में उस वक्त कम रह गए थे और ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, तो नंबर के आधार पे सोचते हुए कि भाई इनको माइनॉरिटी बोल देते हैं, अल्पसंख्यक बोल देते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई अब्यूज ना हो, तो थोड़े समय तक इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब वो अल्पसंख्यकवाद को भी विक्टिम और ऑपरेसर की थ्योरी अप्लाई करके आज तक हम ढोते चले आ रहे हैं, जबकि मुसलमानों की संख्या भारत में 20 करोड़ और 30 करोड़ हो गई है। किसी भी परिभाषा के हिसाब से वी आर नॉट माइनॉरिटी, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए, बांटने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की लेंस से किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी मीन्स धर्म, धर्म मीन्स सनातन धर्म, धर्म मीन्स कर्तव्य, राइटियसनेस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, सही और गलत के बेस पे सही को चुनना ही धर्म है। ये थ्योरी आप हर सब्जेक्ट पे लगा दीजिए, आई कैन गारंटी कि ना ही सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक। सो काउंटर क्वेश्चन टू यू सुबोही जी, कि आपने बोला कि रिजर्वेशन का आपने दूसरा जो उदाहरण दिया उसमें एक सोल्यूशन आ गया है जो क्रीमी लेयर का सोल्यूशन है। अब आप मेरे को इसके लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए जो ये जो महिला जेंडर, हाँ, महिला केंद्रित
that gynocentric laws Okay. का आप मेरे को एक ये spiritual construct में एक solution बताइए, practical solution. एक तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन. ये सॉल्यूशन हम लोगों को हमारे संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो पहले ही देके जा चुके हैं. कमी सिर्फ ये है कि हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं. आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारे संविधान का, कि भारत में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. तो जो भी जेंडर बायस कानून है भारत में वो हमारे संविधान के आर्टिकल 15 के खिलाफ हैं. आप कोई भी जेंडर बेस्ड लॉ कैसे बना, जैसे डोमेस्टिक आर्टिकल 15(3) तो बोलता है ना महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाने. स्पेशल वो एक एक्चुअली प्रोविजंस बोला था, कानून नहीं बोला था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कानून बना दिए और आर्टिकल 15(3) का ही हवाला दिया जाता है. मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगी. सेम यही रिबटल मैंने असदुद्दीन ओवैसी जी को दिया था जब वो आर्टिकल 15 का हवाला देके बोल रहे थे कि ट्रिपल तलाक पे आप कानून नहीं बना सकते, आप जेंडर बायस्ड कानून नहीं बना सकते. तो मैंने एग्जैक्टली यही रिबटल दिया था कि 15(3) की भी बात कर लीजिए कि महिलाओं और बच्चों को एक्सेप्शन है, महिलाओं और बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए आप बना सकते हैं स्पेशल कानून. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि फॉर एग्जाम्पल एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसको हम प्रोटेक्शन ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों नहीं बना सकते थे? क्या डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों के साथ नहीं होती है? होती है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट खुद ये कहता है कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या वर्बल अब्यूज, किसी भी तरह की अब्यूज डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होती है. और ये सभी तरह की अब्यूज महिलाओं के साथ भी होती हैं और पुरुषों के साथ भी होती हैं. तो इतनी कॉमन सेंस हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम कोई ऐसे कानून बना रहे हैं जो किसी अपराध से किसी को बचाने के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो जेंडर बायस नहीं होने चाहिए. इतना मैं कहना चाहती हूँ. ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम अपना सकते हैं. बाकी तो फिर ये ऑनगोइंग चीजें हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आगे आते हैं वैसे वैसे उनके सॉल्यूशंस भी निकलते हैं. वंस एंड फॉर ऑल, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, ये तो नहीं हो सकता है. लेकिन एक सबसे पहला सॉल्यूशन मैं ये बोलती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए. ये एक छोटी सी शुरुआत एटलीस्ट हम कर सकते हैं. अभी तो मैरिटल रेप के कानून का भी डिस्कशन चल रहा है. अभी तो मैरिटल रेप भी आएगा और अभी तो पीरियड मेंस्ट्रुएशन पेड लीव्स की भी बात चल रही है. तो हम तो अलग ही रेल्म में जा रहे हैं. I'll get to that in a second, but we have to bid Dhrumi bye because she's catching a flight right now. So thank you so much, Dhrumi. Thank you, Abhijit. Thank you. Thank you. आभार. Thank you. तो दीपिका जी, आई एम कमिंग बैक टू यू नाउ. जब हमको पता है कि ये जाइनोसेंट्रिक लॉज में इतने सारे अब्यूज हो रहा है, जो ध्रुमी जी ने बोला है वैसे परसेंटेज ज्यादा नहीं है, पर उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा है, पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है सरकार पे मेरे दृष्टिकोण से. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग शेफाली एंड सुबुकी, पर मेरे को जितने भी हाईलाइट हो रहे हैं मेंस राइट्स इश्यूज इधर, उसका मेरे को लॉ पे, सरकार पे कोई भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है कि करेक्शन चाहिए करके. तो मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द वे वी गो अराउंड मेकिंग दैट इम्पैक्ट, कि कुछ तो लॉज होनी चाहिए. क्योंकि जब लॉज भी हैं, जैसे कि कोर्ट केस में जब कोई महिला आके परजर करती है अपने आप को, टेक्निकली आईपीसी के तहत वो जो परजरी का पनिशमेंट वो ओरिजिनल क्राइम के बराबर होना चाहिए, पर वो भी अप्लाई नहीं किया जाता है. उनके कभी परजरी का भी क्रिमिनल नहीं अप्लाई किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है. आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू गिव मी सॉल्यूशंस टू हाउ टू कंट्रोल अब्यूज. दीपिका, इफ वी स्टार्ट विद यू. मैं तो क्योंकि इन केसेस के ऊपर हर रोज काम करती हूँ, तो मैं आई डोंट वांट टू साउंड होपलेस अभिजीत, बट सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, बट इट इज़ अ एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड फैक्ट कि कोई इन चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहा है. हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हर रोज़ जो हैं इस तरह की केसेस आ रहे हैं जहाँ पे किसी आदमी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर लिया, या मर्डर्स भी हो रहे हैं जो वाइफ कर रही हैं हस्बैंड के. लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन लगाई जाती है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे आदमी भी अपनी बात रख सके, एक मेंस कमीशन की ज़रूरत है,
तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि आप एक तरफा डेटा दिखा रहे हैं औरतों के साथ कितना ज़्यादा गलत होता है, और जिस दिन पुरुष भी उतने ज़्यादा नंबर में सुसाइड करने लगेंगे तो शायद हम इस तरह के प्लेटफॉर्म का सोचेंगे, लेकिन अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार के ऊपर या फिर हमारे लॉ मेकर्स के ऊपर फ़र्क अभिजीत इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन रखती हूँ, बाकी कोई भी डिसएग्री कर सकता है। जो फेमिनिस्ट लॉबी है, जो विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट लॉबी है, वो मेन अब्यूज़ को कम्प्लीटली अंडरमाइन करती है। अगर कभी कोई कुछ करना भी चाहता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, अभिजीत रेणुका चौधरी जब सुबुही ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करी, जब ये लॉ लाया जा रहा था, ये उस टाइम पे लाया जा रहा था जब हमारे पास ऑलरेडी 498A का कानून था जो कि फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी एक वाइफ के ऊपर रिकग्नाइज करता था, क्रिमिनल प्रोविजन है। बट फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ऑब्वियसली वेस्ट से इंस्पायर होके PWDVA आया, जो यूएस के वावा से कम्प्लीटली बिल्कुल सिमिलर है, हालांकि वो जेंडर न्यूट्रल है, इन्होंने सिर्फ औरतों के लिए लाया। तो करण थापर रेणुका चौधरी से ये बात कर रहे थे कि ऑलरेडी 498A का इतना मिसयूज़ है, आप ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ला रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक एप्लीकेशन एक महिला करे तो डोमेस्टिक वायलेंस में आदमी और उसके पूरे परिवार को इम्प्लीकेट कर सकती है, और यहाँ पे तो आप ये बोल रहे हैं कि थोड़ा चिल्ला भी दिया तो भी वो इमोशनल वायलेंस हो सकता है। तो आप तो मतलब ऐसा एक कानून ला रहे हैं जहाँ पे आदमी के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। तो रेणुका हंस के कहती हैं कि इट इज़ नॉट सो बैड इफ इट इज़ टाइम फॉर मेन टू सफ़र। शी वॉज द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर एट दैट टाइम। सो दिस इज द perspective that a woman who is leading a ministry had at that time, and in the respect of which एक law हमारा आया। तो मैं तो अभी तक जान नहीं पाई हूँ कि ऐसा हम लोग, खासकर जो पुरुषों के अधिकारों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा क्या करें, क्या किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएं या किसी, क्या इतने सारे लोग मर रहे हैं जब इन चीज़ों का हमारे कानून के ऊपर या हमारे लॉ मेकर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ़र्क पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है हमारे पास IPC 195 है, हमारे पास 211 है, 182 है, लेकिन आप मानेंगे अभिजीत, मैं ऐसे केसेस कर रही हूँ आज के समय पे जहाँ पे एक ही महिला ने 7-7, 8-8 रेप केस फाइल करे हुए हैं। जज जो है बयान कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट कि इस महिला ने कानून का इतना दुरुपयोग किया है कि इसने 2-2, 3-3 रेप केस कर रखे हैं, सेम मॉडस ऑपरेंडी है, हनी ट्रैप है, लेकिन एंड में क्या करते हैं, वो सिर्फ केस को डिसमिस करते हैं, ये नहीं कि उस महिला को पनिश करें वो। So my counter question is, फिर why isn't the man filing a case? Because part of advocacy ये भी होना चाहिए कि आप फिर परजरी का केस फाइल करो, क्योंकि उसका अलग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है। बिल्कुल अभिजीत, आप सही बोल रहे हैं कि आदमियों को केसेस फाइल करने चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस केस को एड्रेस करती हूँ। रोहतक में एक आदमी के ऊपर झूठा रेप केस किया गया जिसमें उसने 8 महीने सज़ा काटी जेल में, नॉट सज़ा, अरेस्टेड, बट फाइनली वो जो केस है उसमें उसको इनोसेंट प्रूव किया गया। और वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस जहाँ पे जज ने जो है एक्सेप्शनली उसको 1 लाख की कॉम्पनसेशन दे दी, क्योंकि पुलिस का बहुत ज़्यादा गलत रोल था। बिल्कुल वो इनोसेंट था, फिर भी उस आदमी को 8 महीने जेल में बिताने पड़े। जज के इस डिसीजन की वजह से जो प्रोसिक्यूशन था, यहाँ की जो स्टेट थी, वो नेक्स्ट कोर्ट में अपील के लिए चली गई उसके एक्विटल पे। तो यानी कि वो इंसान जिसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसके साथ गलत एक केस हुआ, अब उसको दोबारा से अपनी इनोसेंस में नेक्स्ट कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा। तो आदमियों के लिए जस्टिस सीख करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभिजीत। अगर आप अपने एक्विटल के बाद इस तरह के केस महिला के ऊपर कर देंगे, वो नेक्स्ट कोर्ट में चली जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट कोर्ट में चली जाएगी। तो एक आदमी सोचेगा ऑलरेडी मैं 4 साल 5 साल सफ़र कर चुका हूँ, मैं इसके ऊपर केस करूंगा, शायद मुझे कुछ ना मिले, लेकिन अगर ये अपील कर देगी तो मेरे को रिलीफ मिला है वो भी चला जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेन टू परस्यू जस्टिस इवन व्हेन दे आर क्लियरली विक्टिम ऑफ फॉल्स एक्यूजेशन और रॉन्गफुल एक्यूजेशन। ठीक, शेफाली, आई नीड टू कम टू यू बिकॉज यू आर अ वेरी पर्सपिकेशियस पब्लिक कमेंटेटर। ये ना एक किस्म से जो हम एम्पावरमेंट को देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो मेरे को लगता है कि इसका पूरा एक नैरेटिव कैप्चर जो हुआ है वो लेफ्ट ने कर रखा है कि जब एक मर्द पुलिस ऑफिसर एक औरत तो थप्पड़ मारता है वो चिल्लाते हैं,
पर जब एक औरत पुलिस ऑफिसर मर्द को मारती है, ये एम्पावरमेंट है करके पूरा ये वो कितना अच्छा किया, ये टाइगर कॉप है, पता नहीं क्या शेरनी है, सिम्हिनी है, वो फीमेल लायन, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट that whatever that gentleman said है करके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि शायद हम नैरेटिव का भी कॉम्बैट करने की जरूरत है। तो मैं पूछूंगा कि इस नैरेटिव को हम कैसे वापस लाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रेस में भी इतने एग्रीजियस एग्जाम्पल्स होते हैं कि जब aggression, misuse, violence is characterized as empowerment. And बहुत लोग एक जैसे इंदिरा गांधी थी, वो बहुत ही फेमिनिन थी, कोई भी उनको मैस्कुलिन तो थोड़ा ही नहीं मानेगा, पर उनको एकदम she understood power better than they used to say she's the only man in the cabinet. हम कैसे इस बैलेंस को लाएं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं जो वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं और जो लेफ्टिस्ट कॉन्स्ट्रक्ट्स सब वेस्ट से ही आते हैं बेसिकली, वो हमारे लिए सूटेबल हैं। तो हम कैसे एम्पावरमेंट को एक पब्लिक नैरेटिव में री इमेजिन करेंगे? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सो कॉल्ड जो लेफ्ट ओरिएंटेड फेमिनिज्म जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजीशन कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के शत्रु हैं। वो नहीं हैं, they complement each other. That is what she's talking about, our ancient spirituality. That is what it tells us, that Purusha and Prakriti are equal. They are not the same. Again, equality is not sameness. पहली बात तो यहाँ आती है। दूसरी बात जो आप करते हैं ना कि हमेशा मतलब जो लेफ्ट वाले जो फेमिनिज्म के नाम पे जो भी करते हैं, उन्होंने एक दो रोल्स डिवाइड किए हैं, एक विक्टिम का और एक ऑप्रेसर का। विक्टिम हमेशा से ही स्त्री ही होती है, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, और ऑपरेसर हमेशा से ही पुरुष ही होता है, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। तो अब बात यहाँ तक आ गई है कि इफ यू आर अ वुमन एंड इफ आई से दैट नो, आई रिफ्यूज टू फिट इनटू द विक्टिम रोल, नहीं किया है किसी ने मुझ पर अन्याय, आई एम क्वाइट हैप्पी बीइंग अ वुमन एंड आई एम एन एम्पावर्ड वुमन, दे विल टेल मी नो, यू आर वीक, यू आर अ विक्टिम, you have been oppressed, you just don't know that. That is the problem. But ये बहुत एक seductive चीज है ना? Yes. I mean, wokery is based on this कि भाई तू गरीब है, तू एकदम नालायक बेटा निकला, वो तेरी गलती नहीं है, वो समाज की गलती है जो तेरे को नालायक बनाया। जबकि हमारे मम्मी पापा हमको थप्पड़ मार के बोलते थे तू नालायक लड़का है, बर्बाद औलाद होए, पता नहीं क्या क्या, पंजाबी में बहुत सुंदर सुंदर से शब्द इस्तेमाल होते हैं उसके लिए, मैं हमारे डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस के सामने वो नहीं इस्तेमाल करूंगा। बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने का है, मेरा प्रश्न ये है हम कैसे इस नैरेटिव को चेंज करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस के दिमाग में एक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जैसे मैं देखता हूं पॉलिटिशियंस के दिमाग में ये है कि वुमन एक वोट बैंक है और उसको ये विक्टिम बना के ये सब एक्स्ट्रा राइट्स देना वोट लाता है। एंड तो और अगर मर्दों का भी इस दुरुपयोग से शोषण हो रहा है, मर्द भी क्यों नहीं एक वोट बैंक बन सकते हैं? देखिए, इस प्रश्न के तो दो इसमें उत्तर मैं दे दूंगी। एक तो ये नैरेटिव कैसे चेंज करना है, इसका मेरे पास एज अ पेरेंट एक ही सोल्यूशन है, वो योर फैमिली इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो जब आप अपने बच्चों को बढ़ा रहे होते हैं तो आप इसकी यू टेक केयर ऑफ दैट you are equal, and I am specifically saying that because I am raising two boys and a girl, and I am not trying to make the daughter feel special, nor am I trying to make my sons feel that they are any lesser than her just because they are boys, nor am I going to tell her also that she is any lesser because she is a girl. The whole point is they are going to get equal opportunities, and I am going to tell them, and they see it between when they observe the relationship between me and their father basically. So एक तो आपका जो कुटुंब है, आपकी जो फैमिली है, वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तब आप जब आप लड़कियों को आप रेज कर रहे हो, खासकर लड़कियों को आप रेज कर रहे हो, तो उनको बताना है आपने कि यू आर नॉट अ विक्टिम, you are Shakti personified, and at the same time don't heap guilt on your sons. Don't make them feel that just because they are born male they have to be oppressors. They are not.
they have every right to script their own destiny basically. दूसरी बात जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, women are perceived as a united vote bank, and that is why every political party will make women centric laws, women centric policies. उसका काउंटर बस यही हो सकता है जो दीपिका टू सम एक्सटेंट कर रही है कि यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरी अब्यूज ऑफ द लॉ, यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरी सच केस वेयर men are at the receiving end of injustices, and that is the only way you can eventually, it will not happen in the next 5 years, it will not happen in the next 7 years, but it will happen somewhere when you have data to back it. Basically it's a slow process, it's a painful process. See, basically the pendulum has swung totally to the other side from at one point of time, and women were oppressed, and women still are oppressed. We are a large country, there are places, there are communities, there are regions where women are still being oppressed. So one rule doesn't fit everybody, no, but this simplification that one side is always the victim and the other side is always the oppressor, that has got to stop, and that can be stopped only by systematically documenting every such event that goes against this narrative. Right. जो सुप्रीम कोर्ट फिर बोल देता है आपने वन साइडेड डेटा दिया है, सो इट्स काइंड ऑफ अ सर्कुलर लूप. सुबुही जी, आई जस्ट वांट टू वेरी क्विकली मेंशन, नॉट वोंट टेक टाइम. डेटा का सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए होता है अभिजीत, जब भी मुझे बात रखनी होती है कि आदमियों के साथ गलत हो रहा है, लोग पूछते हैं डेटा क्या है, तो डेटा ही एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ना हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आदमियों को विक्टिम देखता है, ना 498 देखता है, ना रेप लॉज देखते हैं, ना सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस देखता है, ना ही स्टॉकिंग देता है. कोई भी जेंडर बेस्ड प्रोविजंस जो हैं वो एक आदमी को विक्टिम नहीं देखती हैं. जब आप रिपोर्टिंग ही नहीं करोगे, जब आप किसी को एज अ विक्टिम ही नहीं देखोगे, कहीं पे जाके कोई आदमी अपनी बात बताए, जब तक ये चीज़ें ही नहीं होंगी तो मैं कहाँ से डेटा दूंगी. दिल्ली कमीशन और वुमेन का थैंकफुली, ये ज़्यादातर तो लोग तो डेटा रिलीज़ नहीं करते, ऑन डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया कि साल में, आई डोंट रिमेंबर विच ईयर डेटा वाज दिस, बट उन्होंने कहा कि जो उनके पास हेल्पलाइन पे कॉल आती हैं 30% उनको आदमियों की कॉल आती हैं. मतलब आदमी बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं कि वो विमेन कमीशन में कॉल करके फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे को भी कोई आप रिकॉर्ड्स दे दो, क्योंकि अब लेकिन वो प्लेटफॉर्म ही औरतों के लिए, तो आदमियों की मदद कैसे करें. बिल्कुल. सुबुही जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टेकिंग ऑन बिकॉज यू वर द वन दैट इंट्रोड्यूस दिस विक्टिम ऑप्रेसर विच थिंग, इसमें कितना आप मानती हैं कि जो ये gynocentric laws are the problem, or the fact that the judicial system itself is broken is the problem? क्योंकि इसमें it is not just औरतें जो अपने पति से ये मांगना चाहती हैं, बहुत सारा हमारा सिविल केसेस अटका हुआ है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जहाँ खानदान मर्द भी जाके जिस प्रॉपर्टी में उनका राइट नहीं है वो इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे, या हिंदू लॉ के तहत या मुस्लिम लॉ के तहत इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. आप इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसमें डिफरेंशिएशन कि क्या सही है, क्या? What are you perceiving as the problem? Is it a jurisprudential problem, or is it ये क्योंकि जो पॉइंट मैं कर रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी लॉ में जाएंगे जहाँ मर्द दूसरे मर्द का प्रॉपर्टी भी छीनना चाहता है, वो भी अटका हुआ है, तो शायद ये विक्टिम ओप्रेसर का प्रॉब्लम नहीं है, पर रादर जूरिस्प्रूडेंस का प्रॉब्लम है. जूरिस्प्रूडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिजीत, आई गॉट द क्वेश्चन. मैं फिर आपको वापस लेकर जाऊंगी और मैं यही कहूंगी कि प्रॉब्लम चाहे जुडिशरी में आप आइए, चाहे पुलिस रिफॉर्म की बात करिए, जुडिशल रिफॉर्म की बात करिए, समाज में जो ये महिला पुरुष की डिबेट हो रही है उसकी बात करिए, फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि बेसिक प्रॉब्लम इज कैरेक्टर डिक्लाइन. बेसिक प्रॉब्लम इज कि इंसान का एज अ ह्यूमन एक कैरेक्टर डिक्लाइन हो गया है. डेटा, अभी डेटा की बात हो रही थी, जुडिशल रिफॉर्म पे मैं इसलिए अभी इस सवाल पे आपके डिटेल में जवाब नहीं दे रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेशन मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड और जुडिशल रिफॉर्म पर ही है, तो उसमें डिटेल्ड मैं इस विषय पर चर्चा करूंगी. लेकिन अभी क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेक करने बहुत जरूरी हैं बिकॉज इट इज रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. देखिए, अभी डेटा की बात हो रही थी, दुनिया तब भी चलती थी जब नंबर्स नहीं होते थे. आज अगर आप डेटा के आधार पे कोई फैसला लेना चाहें तो जो विमेन राइट्स संस्थान है,
वो आपको ऐसा डेटा लाके दिखा देंगे कि 6 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 2 दिन की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, किसी बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए, इस तरह का भी डेटा है। आप मेन राइट्स एक्टिविस्ट्स के पास जाएंगे तो वो इस तरह का डेटा बताएंगे कि झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, झूठे डाउरी के केसेस हैं। तो और डेटा आप अगर गुजरात के डेटा को, जहाँ पे 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कंपेयर करिए उत्तर प्रदेश के डेटा से जहाँ पे 75-80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे भी चेंज आ जाएगा। सो डेटा इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। मुझे लगता है कि हमें कुछ चीज़ों को कुछ बुलेट पॉइंट्स की तरह अपने दिमाग में क्लैरिटी लानी चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग विद सच सब्जेक्ट्स, चाहे हम ऐसे सामाजिक मंचों पर हों, चाहे हम राजनीति में हों, चाहे हम पंच परमेश्वर की उस कुर्सी पर हों, या चाहे हम वकील हों एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कोई भी विषय आपके सामने आए तो कुछ बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। पहली चीज जो मैंने मेंशन की थी, हमें विक्टिम और ऑपरेसर की थ्योरी को हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। उसको हमें अपनी शब्दावली में, वोकैबुलरी में, कॉन्वर्सेशंस में भी लाना नहीं चाहिए। एवरी सब्जेक्ट शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम द लेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। और ये हमारे वेदांत में भी, फिर अगेन आई एम कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी, ये एक बहुत खूबसूरत दर्शन हमारे वेदांत में है जिसको कहा जाता है साक्षी भाव। यानी कि किसी भी सिचुएशन को डिटैच होकर देखिए। मेरे पास अगर कोई केस आए तो ना मैं उसको महिला बन के देखूंगी, ना मैं उसको मुसलमान बन के देखूंगी, ना मैं अपने आप को किसी भी चीज में बांधूंगी नहीं। मैं उस सिचुएशन को एक साक्षी भाव की तरह देखूंगी कि आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन। मेरे सामने ये घटना हो रही है, क्या ये सही है क्या ये गलत है। जैसे ही मैंने अपने आप को किसी आइडेंटिटी से अटैच कर लिया, वहीं मुझसे गलत होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जातियों के आधार पे गलत कैसे होता है, लिंग के आधार पे कैसे होता है, संप्रदाय के आधार पे कैसे होता है। एक इंटरनेशनली एक एग्जाम्पल हमारे सामने ज्यूज का है। एक समय था जब ज्यूज को पूरे विश्व में परसिक्यूट किया जा रहा था, उनको जीने का भी हक नहीं था। और फिर वहां उन्होंने भी एक थ्योरी क्रिएट करी विक्टिम और ऑपरेसर की, कि हम विक्टिम्स हैं। और उस विक्टिम थ्योरी से आज क्या निकला है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटीज। तो कोई भी विधर्मी मानसिकता, आप, ये साइकोलॉजी है, ये एक मनोविज्ञान है कि जहां पे भी विक्टिम और ऑपरेसर की थ्योरी आ जाती है, वहां पे एक समय के बाद विक्टिम ही ऑपरेसर बन जाता है, क्योंकि उसके मन में एक डीप रूटेड हेट्रेड होता है उस वर्ग के प्रति जिसने उसके साथ बुरा किया है। तो मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही दूंगी कि थ्योरी चेंज की जाए, विक्टिम ऑपरेसर की थ्योरी हटा के राइट रॉन्ग की थ्योरी लगाई जाए। दूसरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगी कि साक्षी भाव से हर सिचुएशन को देखें, जो हमारा वेदांत भारत के बच्चे बच्चे को सिखाता है। तीसरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगी कि किसी भी लाइफ स्किल को हम जेंडर रोल्स में ना बांधें, क्योंकि वहीं से गलती स्टार्ट होती है। एक और एग्जाम्पल याद आया कि अगर स्टीरियोटिपिकल इमेज में बांधें, अगर हम ये माने कि हर महिला सही है, तो जो रेपिस्ट हैं, जो साइकोपैथ्स हैं, जो सीरियल किलर्स हैं, उनकी परवरिश एक महिला नहीं तो की है। अगर महिला सही होती तो रेपिस्ट कैसे बन गया उसका बच्चा? कहीं ना कहीं संस्कारों में कोई कमी उस महिला से छूटी, जिसको सृजन का, पोषण का अधिकार प्रकृति ने दिया था। उस बच्चे को, मेरा बच्चा अगर कल को, खुदा ना खास्ता, मेरा बेटा 6 साल का है अभी, कल को जाके अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको तो थप्पड़ लगाऊंगी ही, आत्म मनन भी करूंगी, चिंतन भी करूंगी कि मुझसे मेरी परवरिश में कहां कमी छूटी। तो ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि रेपिस्ट महिलाओं की गोद में पलते हैं। दूसरा उदाहरण, अगर आदमी हमेशा गलत होते तो जो एम्पावर्ड विमेन होती हैं, कई बार वो छद्म नारीवाद की तरफ चली जाती हैं, सूडो फेमिनिज्म के चक्कर में मर्द को गाली देने लगती हैं। हम तो बढ़ के कॉन्फिडेंट हैं, हमें किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, हम जीवन में बिना पुरुष के सब कुछ कर सकते हैं। जितनी भी सशक्त महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो भी मेरी इस बात से अग्री करेंगी। मैं भी उसका उदाहरण हूं कि आज मैं जो भी हूं, जो भी कर पा रही हूं, जितनी भी ताकत मेरे पास है, उसमें पुरुषों का भी बहुत योगदान रहा है। मेरे पिता का योगदान रहा है, मेरे पति का योगदान रहा है, मेरे 6 साल के बच्चे का योगदान रहा है, जो घर पे रहता है जब मैं यात्राएं करती हूँ, मेरे गुरु का योगदान रहा है। तो 4 पुरुषों के योगदान के कारण ही मैं एक सशक्त महिला की तरह आप लोगों के सामने बैठी हूं। तो मुझे अपनी उस शक्ति को पहचानना है, लेकिन पुरुषों का कंपटीशन करके, पुरुषों को गाली देके सूडो फेमिनिज्म या छद्म नारीवाद की तरफ
नहीं चले जाना है। ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहती थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समाज के तौर पे भी हमसे गलती होती है। जब हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने वो पाप कभी ना कभी किया होगा। पाप इसलिए कहूंगी क्योंकि वो आगे जाके बहुत विभत्स शक्ल ले लेता है। हम लोगों के घर में जब बेटियां होती हैं तो हम बेटी को लाके देते हैं डॉल या किचन सेट, यानी कि या तो वो बस फिजिकल एट्रीब्यूट्स में सीमित रहे, खूबसूरत दिखना है, सुंदर दिखना है, वो शरीर है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती है डॉल से कि आई शुड लुक लाइक अ डॉल, तभी मैं एडमायरेबल होंगी, तभी मैं डिजायरेबल होंगी, तभी मुझे समाज में एक सम्मान और प्यार मिलेगा। या फिर हम बच्ची को लाके देते हैं किचन सेट, यानी कि सेवा। या तो आप ऑब्जेक्टिफाइड हैं, आप एक डॉल हैं, या फिर आपका परम कर्तव्य जीवन में सिर्फ सेवा करना है। बेटी को हम डॉल और किचन सेट लाके देते हैं, बेटे को हम क्या लाके देते हैं? गन और गाड़ी। करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लीज हाथ उठाएं। अननोइंगली करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूं कि किचन सेट और डॉल में कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि किचन सेट, डॉल, गन और कार को जेंडर रोल्स में मत बांधिए। भारत में हर बच्चे को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए जाते थे। So basically the solution, लाइफ स्किल सबको सिखाइए, जेंडर बायस मत बांधिए। ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स में शेयर करना चाहती थी जहां हमसे समाज के स्तर पे गलती होती है। एक और पॉइंट क्विकली प्लीज मेंशन करना, लास्ट जस्ट 5 सेकेंड्स। आपने अभी बोला कि जैसे राजनीति भी वोट बैंक के चक्कर में लोगों को बांटती है। मैं एज अ वुमन पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूं कि मुझे एक महिला होने के नाते सरकार से रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अगर मैं कभी पार्लियामेंट में बैठूं तो इट शुड बी बेस्ड प्योरली ऑन माय मेरिट, not just because I am a woman. So basically it keeps coming back to the thing, let's take it back to the family and upbringing, कि वही narrative change हो सकता है. Thank you. I hope you enjoyed this session and we'll wrap up the session here. Thank you. बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करें, खास करके जो महिलाओं ने महिलाओं के लिए जो बात की उससे ज़्यादा उन्होंने पुरुषों के लिए बात की है। इसके लिए भी बहुत अच्छी तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। और आप सबको पता होगा कि दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं महिलाओं के सपोर्ट के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन है, ब्लेंडर्स है, या आप सिलाई मशीन है, या यूँ कह लीजिए कि ओवन है, या ये गैस के चूल्हे हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सभी के सभी इन्वेंशन महिलाओं के सपोर्ट के लिए पुरुषों ने किए। बजाइए। इसलिए एम्पावर्ड वुमेन के लिए हम सभी हमेशा काम करते रहें, क्योंकि सशक्त महिलाएं, और हमारी तो सनातन परंपरा में अगर देखें, सुबोही जी, हमारी सनातन परंपरा में अगर हम देखें तो किसी से पूछे कि शिव किसकी सवारी करते हैं तो वो नंदी की सवारी करते हैं, और दुर्गा जी शेर की। एम्पावर्ड है। हाँ, हमारी हिम्मत नहीं होती है शेर पे बैठने की। शेर की सवारी दुर्गा जी करती हैं, महिलाएं करती हैं। उनके अंदर साहस है, सिद्धि है, शक्ति है। वो 8 हाथों वाली है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि सारी की सारी शक्तियां उनके पास है। ऐसी शक्तियों की देवियों को नमन करते हुए आइए हमारे पेट में जो अग्नि प्रकट हुई है उसको शांत करने का प्रयास करें। 40 मिनट का यहाँ पर हम भोजन विराम लेंगे।